और अब खबरें तफसील से। माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी की लोकसभा की रुकनियत खत्म कर दी गई है। लोकसभा सेक्रेटरीट ने इस सिलसिले में नोटिस जारी कर दिया है। गैंगस्टर केस में गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल कैद की सजा सुनाई थी। अफजाल अंसारी ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में गाजीपुर सीट से कामयाबी हासिल की थी। अफजाल अंसारी 6 बार एमएलए और 2 बार एमपी मुंतखब हो चुका है। वाज़ेह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत अगर किसी शख्स को 2 साल से जायद सजा हो जाए तो वो ऐवान की रुकनियत से महरूम हो जाता है। वहीं समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को स्वार असेंबली सीट पर जिमनी इंतखाबात रोकने से इनकार कर दिया है। अब्दुल्ला आजम को एक केस में 2 साल की सजा के बाद रुकनियत से नाअहल करार दिया गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी नाअहली पर रोक लगाने की अपील की थी। अदालत ने केस की समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इलेक्शन पर पाबंदी नहीं लगा रहे, लेकिन इसका नतीजा हमारे हतमी हुक्म पर मुनहसिर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से अब्दुल्ला आजम खान की दरखास्त पर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को भी कहा। अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया, जिसमें हाई कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि अब्दुल्ला आजम को रामपुर की खुसूसी अदालत ने फर्जी सर्टिफिकेट केस में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी रुकनियत को खत्म कर दिया गया था। उमेश पाल कत्ल केस की साजिश में मुलव्विस शाइस्ता परवीन को जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस की जानिब से शाइस्ता के हवाले से बड़ा ऑपरेशन किया गया। पुलिस को शाइस्ता की प्रयागराज में मौजूदगी की ठोस इत्तला मिली। शाइस्ता को प्रयागराज से 15 किलोमीटर दूर अशरफ के ससुराली घर के करीब देखा गया। अशरफ का ससुराल प्रयागराज के हथुआ में है। जराये की माने तो जब पुलिस टीम छापा मारने वहां पहुंची तो बुर्का पोश मुस्लिम खवातीन ने पुलिस टीम को घेर लिया। पुलिस मजीद आगे ना बढ़ सकी और इसका फायदा उठाते हुए शाइस्ता परवीन फरार हो गई। बीजेपी ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। बीजेपी ने 10 मई को होने वाले इंतखाबात के लिए मंशूर जारी किया है। बीजेपी ने अपने मंशूर में कर्नाटक में यकसा सिविल कोड नाफिज करने, गरीबों को 10 लाख घर देने और बीपीएल कार्ड होल्डरों को 3 मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देने के अलावा दिगर कई वादे किए हैं। इस मौके पर बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने कहा कि हम पहले की तरह एक बार फिर वादों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। It is indeed a matter of great opportunity for me. A few minutes back, I got the opportunity to release the manifesto of the Bharatiya Janata Party for the ensuing elections in Karnataka. First of all, as my colleague Sudhakarji said, that this manifesto has not been formulated, drafted, or the content has not been created in any air-conditioned room. A due exercise has been done, and after a great amount of toil and perseverance by our workers who visited every nook and corner of the state, got the suggestions and connected to the thousands of hundred households that this content has been created, which is in the form of this manifesto. वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी के मंशूर को झूठ का पुलिंदा करार दिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि मोदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3 गुना बढ़ा दी है। यूपी में गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी ने 1 साल में 2 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था और आज कर्नाटक में बीजेपी के झूठे मंशूर में 1 साल में 3 मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि लोग उनकी पार्टी को वोट देंगे और बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि लोग बीजेपी के झूठ और जुमलेबाजी से तंग आ चुके हैं। योगी सरकार ने कहा कि हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे महिलाओं को लिए जो उज्ज्वला लाभार्थी हैं, आज भी तक नहीं दे पाए हैं, पर यहाँ वो कहते हैं 3 सिलेंडर हम मुफ्त में देंगे। बोलना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है ना।
कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है बीजेपी में। सर प्रधानमंत्री से और कोई उनके पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ ध्रुवीकरण का एक ही मुद्दा है। उनकी रणनीति ध्रुवीकरण की रणनीति है। हमारा डबल इंजन जो है, हमारा डबल इंजन आर्थिक विकास और सामाजिक सद्भावना का डबल इंजन है। उनका इंजन, डबल इंजन सिर्फ बिल्कुल ध्रुवीकरण में लगा हुआ है। और ये जो ध्रुवीकरण के मुद्दे हैं वो ही उठाते हैं, क्योंकि ध्रुवीकरण से वो सोचते हैं कि बार बार उनको चुनावी फायदा मिलेगा। वहीं कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि कर्नाटक के इंतखाबात उनके बारे में नहीं है। राहुल गांधी ने वजीर आजम से कहा कि वो अपने बारे में बात करने के बजाय कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत के काम और मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात करें। राहुल गांधी ने तुमकुर जिले में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि पीएम मोदी कर्नाटक में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान सिर्फ अपनी बातें करते हैं और ये नहीं बताते कि वो कर्नाटक के अवाम के लिए क्या करेंगे। चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। आपको यह भी कहना चाहिए कि अगले 5 सालों में आप क्या करने वाले हो। कर्नाटक के युवाओं के लिए क्या करोगे, शिक्षा के लिए क्या करोगे, स्वास्थ्य के लिए क्या करोगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करोगे, ये आपको अपने भाषण में बोलना चाहिए। ये चुनाव आपके बारे में नहीं है, ये चुनाव कर्नाटक के जनता और कर्नाटक के भविष्य के बारे में है। आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। अगले भाषण में आप ये बताइए कर्नाटक की जनता को कि पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीजें की और अगले 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हो। कर्नाटक में लोग बीजेपी हुकूमत से तंग आ चुके हैं। बीजेपी हुकूमत की करप्शन और नफरत की सियासत को इंतखाबात में शिकस्त मिलेगी। बेंगलुरु में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शोबे मवासिलात के को चेयरमैन मंसूर खान ने ये बात कही। मंसूर खान साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान के फर्जंद हैं। मंसूर खान ने उम्मीद जाहिर की कि अवाम अक्सरियत के साथ कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन में कामयाब बनाएंगे। ओवरऑल सिचुएशन आप सब जानते हैं। लोग कर्नाटक के बीजेपी सरकार से तंग आ चुके हैं। जो करप्शन है, जो हेट्रेडनेस गवर्नमेंट स्प्रेड की है फ्रॉम और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो एक क्रम से लोगों का हैरेसमेंट हो गया था बीजेपी सरकार का। सो लोग जप रहे हैं। एक हफ्ता दीजिए, 13 को आप नतीजा देखेंगे। लोग कर्नाटक के कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस की सरकार जरूर आएगी। आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वाजे कर दिया है कि अगर मियां बीवी के दरमियान अज़दवाजी ताल्लुकात इस हद तक खराब हो चुके हैं कि बहाली की कोई गुंजाइश नहीं, तो इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट तलाक की मंजूरी दे सकता है। अभी तक ऐसा होता था कि तलाक के लिए शौहर और बीवी को 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब फैमिली कोर्ट के बजाय बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से तलाक लिया जा सकता है। अदालत का कहना है कि यह फैसला हुकूमत की पॉलिसी के बुनियादी उसूलों के मुनाफी नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। कानपुर में ईद की नमाज सड़क पर अदा करने की पादाश में नमाजियों पर केस दर्ज किया गया। आज इस सिलसिले में शहर काजी और ईदगाह मिसवानपुर के इमाम मौलाना मुश्ताक अहमद ने एक वफ्द के साथ कानपुर पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। वफ्द ने ईद की नमाज के बाद लोगों पर दर्ज किए गए केसेस पर एतराज जताया। वफ्द का कहना था कि कानपुर शहर में लगभग 10 लाख मुसलमान हैं जो ईद की नमाज रिवायती तरीके से ईदगाह में अदा करते हैं, लेकिन नमाज के बाद बगैर किसी वजह के नमाजियों के खिलाफ पहली बार केस दर्ज किया गया है। उलमा का वफद आया था। शहर में शांति व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। अगर कोई कानून और ऐसी बात आती है कि जिसको सब धर्म के लोग अनुसरण करेंगे तो मुसलमान भी करेंगे, और अगर अनर्गल तरीके से सिर्फ एक तबके के ऊपर की मुकदमेबाजी होगी तो फिर उसके लिए हम सब गिरफ्तारी देने के लिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम की तारीफ के लिए माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स का शुक्रिया अदा किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि मैं अपने दोस्त बिल गेट्स का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मन की बात प्रोग्राम के लिए उनकी तारीफ की।
पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड कल यानी इतवार को नश्र किया गया था, जिसे न सिर्फ मुल्क में बल्कि कई दूसरे ममालिक में भी सुना गया। मन की बात हिंदुस्तान के लोगों को इज्तिमाई जज्बे की अक्कासी करता है, जिसके बारे में मिस्टर गेट्स भी पुरजोश हैं। ये ट्वीट हफ्ते के रोज बिल गेट्स की पोस्ट के जवाब में थी, जिसमें कहा गया कि मन की बात ने कम्युनिटी को मुतहर्रिक किया है, सफाई, सेहत, खवातीन को इक्तसादी तौर पर बाइख्तियार बनाने और पायदार तरक्की के अहदाफ से मुताल्लिक है। हज 2023 के लिए आज़मीन हज की फ्लाइट शुरू होने में चंद दिन ही रह गए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से जाने वाले खादिमुल हुज्जाज के लिए एमपी हुकूमत ने स्टेट हज कमेटी को अभी तक बजट ही जारी नहीं किया है। शिवराज सिंह हुकूमत के जरिए खादिमुल हुज्जाज के लिए बजट जारी नहीं किए जाने से मुस्लिम तंजीमों में नाराजगी पाई जा रही है। मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत की अदम तवज्जुही को लेकर तनकीद का निशाना बनाया है। वहीं एमपी स्टेट हज कमेटी का भी कहना है कि खादिमुल हुज्जाज के लिए अभी तक बजट जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए कोशिशें जारी हैं और जल्द ही बजट जारी किया जाएगा। ज़ाब्ते के मुताबिक रवां साल एमपी से 25 खादिमुल हुज्जाज को आज़मीन हज की खिदमत के लिए सफर हज पर रवाना होना है, जिसके लिए स्टेट हज कमेटी को 75 लाख से ज्यादा के बजट की जरूरत होगी। जिस तरह से ये कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और हम लोग किसी भी तरह का ज़ात बिरादरी का वो नहीं करते, तो मुझे लगता है कि अब 20 तारीख से फ़्लाइट जाना शुरू हो रही हैं और अभी तक इन्होंने ना तो बजट सैंक्शन किया है और ना ही उसका तकर्रुर किया है कि कौन लोग खादिमुल हुज्जाज जाएंगे। इससे अंदाज़ा होता है कि कहनी और करनी में और करनी और कथनी में फ़र्क है। नहीं, वो तो उसके अंदर गवर्नमेंट और हज कमेटी कसूरदार है। उसके अंदर कसूर किसका है? बजट नहीं किया उनने। पिछले मरतबा तो बहुत चिल्ला चोट हुई थी, धनराई हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? अभी धनराई का बाप हो रहा है, इसके अंदर बजट ही गायब हो गया है। खादिम हुज्जाज जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी इंशाल्लाह हमारे यहाँ से जाएंगे, और पहले पूर्व में ये होता रहा है कि 150 हाजियों पे एक खादिम हुज्जाज का अपॉइंटमेंट हम लोग करते हैं जो शासकीय सेवा में हो, जिसका हज और उम्रा हो। लेकिन अभी जो नई गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग ये है कि 300 हाजियों पर एक खादिम हुज्जाज अपॉइंट किया जाएगा। उसके लिए हमने शासन से, चूंकि वित्तीय भार आएगा इसके ऊपर, तो हमने शासन से डिमांड की और रिक्वेस्ट भी की है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से कि इसका हमको बजट दे दें, ताकि फिर हम इनको समय अवधि में इनको सिलेक्शन करने के बाद खादिम हुज्जाज को, जो हज कमेटी बनी हुई है, कमेटी से अप्रूवल के बाद खादिम हुज्जाज को इंशाल्लाह हम भेजेंगे। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। कश्मीरी पंडित आंजहानी सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र का आज 33वां यौम शहादत है। दोनों को 90 की दहाई में मिलिटेंट ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। दोनों की याद में एक तकरीब मुनक्किद की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सर्वानंद कौल प्रेमी को सलाम पेश करते हुए कहा कि सर्वानंद कौल ने समाज के लिए अजीम कुर्बानी दी। एलजी ने कहा कि मशहूर शायर महजूर ने इन्हें प्रेमी का नाम दिया और वो हमेशा अमन, मोहब्बत और भाईचारे की बात करने की कोशिश करते रहे। मनोज सिन्हा ने कहा वो कश्मीरी पंडितों को जिला वतनी के दर्द को समझते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के इकोसिस्टम को खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं और जम्मू कश्मीर में मुस्तकबिल में अमन को यकीनी बनाने का अहद हम कर रहे हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि वो चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर इसकी पुरानी अजमत दोबारा हासिल करे। इन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों की सकाफत और अदब के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग के लिए रकम खर्च करेंगे। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने सर्वानंद कौल प्रेमी पर लिखी गई एक किताब का इजरा भी किया। आंजहानी सर्वानंद कौल प्रेमी के बेटे राजेंद्र प्रेमी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को जिला वतनी के दौरान बहुत से मसाइल का सामना रहा, लेकिन फिर भी कम्युनिटी ने अपनी सकाफत की हिफाजत की। हमारे बीच में मेरे एक युवा मित्र, एक नौजवान दोस्त डॉक्टर गुलजार राथिर साहब भी बैठे हैं। हमारी महफिल में 2 लोग आए और हो सकता है, संभावना है कि यहां से हमारे 2-4 लोग कल वहां चले जाएं। एक रास्ता बनेगा, एक पुल बनेगा। पुल बनाने की बहुत ही आवश्यकता है ताकि वहां के लोग यहां आ सके। कहीं भी देश में, पूरे विश्व में जहां जहां पे हमें लगता है कि वहां के लोग यहां जाएं, यहां के लोग वहां जाएं, ताकि मानवता हो, इंसानियत हो, तो उसके लिए पुल बनाने की बहुत ही आवश्यकता है। गुलजार साहब ने 96th बर्थडे जब मेरे पिताजी का था, तो साहित्य अकेडमी ने अपना एक ट्रिब्यूट दे करके उनके लिए, उन दिनों कोविड चल रहा था,
तो उन्होंने एक सभा, ऑनलाइन सभा का आयोजन किया और मुझे सेक्रेटरी साहब का फोन आया, राव साहब का, कि हम कश्मीर के एक मायानाज सपूत के इसमें सुमरन में एक थ्रू माई विंडो जिसे कहते हैं वो टॉक का आयोजन करेंगे। तो वो टॉक डॉक्टर गुलजार राठौर ने किया। जब मैंने वो टॉक सुनी, बहुत सारी नई चीजें सुनने को मिलती हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये जो सारा लिटरेचर है हम तक पहुंच जाए, आम लोगों तक पहुंच जाए, ताकि पता लगे व्यक्तित्व जिसे कहते हैं, पर्सनैलिटी जिसे कहते हैं, personified in somebody's art, somebody's culture, somebody's language, ये लोगों में आना चाहिए। नहीं तो मेरे घर में जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट पड़े हैं मेरे पिताजी के हाथ के लिखे हुए, तो उनका कोई फायदा नहीं होगा। मैं मानता हूं कि सर्वानंद जी मात्र कवि नहीं हैं, बल्कि वह हम सभी के लिए दिव्यता का एक माध्यम है, जिनके जरिए महान आदर्शों पर चलने की प्रेरणा कोई भी ले सकता है। समर्पण की, सेवा की भावदशा का प्रत्यक्ष दर्शन भी मुझे लगता है वो किया जा सकता है। लंबे समय से अनेक लोगों ने दंश झेला है, शब्दों में बयां करना जिन्होंने झेला है वो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर तरीके से बयां करते हैं। आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर को जो घाव दिया है वो जम्मू कश्मीर का घाव नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का घाव है। जस्टिस भट्ट ने ठीक कहा। मैं नहीं जानता, लेकिन एक कोशिश जरूर हो रही है कि आतंकवाद और उसके पूरे इकोसिस्टम को समाप्त किया जाए। कितनी सफलता मिली है मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि अब शांति खरीदने का इरादा कतई नहीं है, शांति स्थापित करने के इरादे से ही काम हो रहा है। और इसमें जो इकोसिस्टम है काफी हद तक उसे नस्तनाबूद करने में सफलता मिली है। मैं जानता हूं जड़ें बड़ी गहरी हैं और केवल जो दिखता है वही नहीं है। ऐसे लोग जो पूरे इकोसिस्टम में 70-75 साल से यहां से लेकर दिल्ली तक घुसे हुए हैं, वो सामान्यतया किसी को टिकने नहीं देते हैं, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। जो लोग चीजों को देख रहे हैं, मैं जानता हूं कि उनकी मंशा भी यही है। जम्मू कश्मीर फिर से अपने गौरव को प्राप्त करे, ये केवल जम्मू कश्मीर के लिए आवश्यक नहीं है, ये पूरे देश के लिए आवश्यक है। और वो जो मानसिकता है कि इसके कारण भारत की पहचान है, वो समाप्त होनी चाहिए। मैं समझता हूं ये बहुत खतरनाक है और इस मानसिकता को निश्चित रूप से समाप्त करना ही होगा। तभी मैं मानता हूं कि फिर से जम्मू कश्मीर अपने गौरव को प्राप्त करेगा। कुछ छोटी मोटी श्रद्धांजलि भारत सरकार ने या जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अपने हिसाब से करने की कोशिश की है, चाहे वो स्पेशल पोस्टर कवर हो या उनके गांव के विद्यालय का नाम। अभी राजेंद्र जी कुछ बातें और बता रहे थे। मैं कोशिश ये जरूर करूंगा कि भविष्य में इन कामों को भी तेज गति से किया जा सके। जो उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूछा कि G20 मीटिंग जम्मू में आखिर क्यों नहीं हो रही है। कहा है वो लीडर जो जम्मू जम्मू कह रहे थे, उनका कहना था कि 370 दहशतगर्दी के खात्मे में रुकावट है, लेकिन आज हमारे बहादुर सिपाही मारे गए हैं, हमारे जवान बगैर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चल रहे हैं, हम उनकी जान कैसे महफूज कर सकते हैं। वही उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस G20 तमाशे की वजह से श्रीनगर में हालात खराब हैं। असली मीटिंग में शायद ज्यादातर इलाकों में लॉकडाउन और लोग अपने घरों में फंसे हुए दिखेंगे। शायद बीजेपी समझदार होकर जम्मू के लोगों को इस तकलीफ से बचा रही है जो हम यहां वादी में झेल रहे हैं। G20 ने सिर्फ श्रीनगर के रिहायशियों को सजा दी है। दूसरी जानिब बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्देअमल का इजहार किया है। रैना ने इल्जाम लगाया है कि एनसी ने पिछले 70 सालों से एक दोगली और मुतसादिम सियासत खेली है और हमेशा लोगों और इलाके में तकसीम पैदा करने की कोशिश की है। बहुत अफसोस है
कि उसकी मीटिंग लद्दाख में कर सकते हैं, कश्मीर में कर सकते हैं, क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या जम्मू के लोगों के लिए G20 यहां नहीं होना चाहिए था? अफसोस है कि कोई बीजेपी का लीडर या जो चिल्लाते थे जम्मू जम्मू जम्मू, डोगरा डोगरा डोगरा, एक भी उसमें से किसी ने बात नहीं की कि यहां क्यों नहीं G20 हुआ। क्या वजह है? क्या जम्मू इंपॉर्टेंट नहीं है? और ये जम्मू टेकन फॉर ग्रांटेड, क्या हमारी जेब में है? Y20 की यूनिवर्सिटी जम्मू में मीटिंग हुई थी उसी को लेकर। G20 की मीटिंग यहां होनी चाहिए। आतंकवाद कभी खत्म हो गया था? ये कहते थे 370 खत्म हो जाएगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कि 370 ही जिम्मेदार है आतंकवाद का। आज तो इतने सालों से 370 नहीं है, आतंकवाद है। अभी 5 हमारे बहादुर सिपाहियों को मार डाला, शर्म की बात नहीं है? अफसोस है मुझे। क्या उनके घर बार नहीं थे? उनको भेजा जा रहा है, नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजा जा रहा है। मारे नहीं जाएंगे तो क्या होगा? ये वो लोग हैं जिन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर के लोगों में जहर घोलकर राजनीति की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर कभी लोगों को यकजहती प्यार मोहब्बत से नहीं जीने दिया। आज जब जम्मू कश्मीर के लोग एक होकर मिलकर आगे बढ़ रहे हैं खुशहाली के साथ, तो जिन नेताओं की सियासी जमीन खिसक चुकी है वो परेशान हैं और इस प्रकार का जहर घोलकर समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उनका ये षड्यंत्र नहीं कामयाब होने देगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर के कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मैं याद कराना चाहता हूं वो दौर जब साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने कश्मीर के अंदर बाजार बंद रहते थे, जब साल के 12 महीनों में से 10-10 महीने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स बंद रहते थे, सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती थी, कोई बाहर से टूरिस्ट कश्मीर में आना बंद हो गए थे, जिधर देखो उधर पत्थरबाजी का दौर चलता था। कश्मीर के अंदर जब हमारे मुसलमान भाई जब जुमे की नमाज अदा करने या ईद की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते थे, तो जब वापस आते थे तो उनको हमेशा डर रहता था कि कहीं से भी पथराव होगा, कहीं से भी कोई गोली चलेगी। मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, आज वो दौर खत्म हो गया। आज पूरे जम्मू कश्मीर में अमन है, चैन है, भाईचारा है। 12 महीने बाजार खुले हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खुले हैं। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडर शाहिद खाकान अब्बासी ने खुद अपनी ही पार्टी की हुकूमत पर बदनामी का इल्जाम आयद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ हुकूमत पर बदनामी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वफाकी हुकूमत की मुफ्त आटा तकसीम स्कीम में 20 अरब रुपए की हेरा फेरी हुई है। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क का निजाम इतना करप्ट और फरसूदा हो चुका है कि डिलीवर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि माजी में बदउनवान सरकार एहलकारों की निशानदेही की जाती थी, लेकिन आज वो वक्त है जब हमें ईमानदार अफसरान को तलाश करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि देखें तो सही, जिस गरीब के लिए 84 अरब रुपए खर्च किए उसे आखिर मिला क्या? हुकूमत की मुफ्त आटा स्कीम में 20 अरब रुपए से ज्यादा की चोरी हुई है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH और हिमाचल। आदाब।